नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल थॉट, भौगोलिक चिंतन, जिसमें हम लोगों ने परिचय को देख लिया था और कुछ यूनानी भूगोलवेत्ताओं को भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, जिसमें से होमर, थेल्स और एनेक्सिमेंडर थे। आज हम लोग पाइथागोरस, हिकेटियस और हेरोडोटस के बारे में अध्ययन करेंगे और आने वाले क्लासेस में हम लोग बाकी सारे यूनानी भूगोलवेत्ताओं को भी विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्लास 10th में पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो पाइथागोरस थे, इन्होंने त्रिभुज के तीनों कोनों, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों तथा दो समानांतर रेखाओं के प्रतिच्छेदन से प्राप्त कोण का विश्लेषण करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, दो समानांतर रेखाओं, मतलब ये दो समानांतर रेखा हो गया, अब इसका प्रतिच्छेदन होगा तो यहाँ कोण बनेगा, ये कोण बनेगा। तो ऐसे कोणों का विश्लेषण पाइथागोरस ने किया था और इसलिए इन्हें गणित का महान विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, और पाइथागोरस पहला ऐसा व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल माना। ठीक है, पहला इंसान थे जिन्होंने पृथ्वी को गोल माना और कहा क्या कि पृथ्वी आग के समान धधकते हुए पिंड की परिक्रमा करती है। क्या कहा? पृथ्वी आग के समान धधकते हुए पिंड की परिक्रमा करती है, यानी उसका चक्कर लगाती है। जैसे सपोज ये सन है जो आग के समान धधक रहा है, जिसको पाइथागोरस ने कहा। ठीक है, और इसके चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ठीक है, यही पाइथागोरस ने सबसे पहले कहा। इन्होंने ही ज्वार भाटा की दशाओं को, ठीक है, ज्वार भाटा की जो दशा होती है, जो घटना घटती है, उसको चंद्रमा की विभिन्न कलाओं से संबंधित बताया। यानी कि जो चंद्रमा कभी आधा तो कभी फुल है ना, फुल मून तो हाफ मून, जो भी इसका अलग अलग कला होता है, उसका प्रभाव इन्होंने ज्वार भाटा के संबंध में बताया था। ठीक है, इन्होंने यह भी बताया कि जब पृथ्वी और चंद्रमा समकोण पर हो तब लघु ज्वार आता है, और जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सिध में हो तब बृहत ज्वार आता है। कैसे? इन्होंने कुछ इस प्रकार से बताया कि जो पृथ्वी है, अगर इसके समकोण पर, यानी कि इस कोण पे अगर पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोण पर मिल रही है, ठीक है, तब तो क्या बनाएगा? लघु ज्वार। ठीक है, अगर चंद्रमा और पृथ्वी समकोण पर मिल रही है तब लघु ज्वार। ठीक है, ये लघु ज्वार बनेगा। ठीक, और यदि पृथ्वी और चंद्रमा यदि एक सीध में मिले तब क्या बनता है? तो दीर्घ ज्वार। ठीक है, जब समकोण पर मिले पृथ्वी और चंद्रमा तब लघु ज्वार बनता है, आता है। ठीक है, और पृथ्वी और चंद्रमा अगर एक सीध में हो तब दीर्घ ज्वार आता है। ये पाइथागोरस ने बताया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो कहा कि चंद्रमा का जो गुरुत्व बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो पृथ्वी के गुरुत्व बल से 2.17% अधिक होता है। ये फैक्ट पूछे जाते हैं प्रश्न में, तो ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो गुरुत्व बल है, उसमें जो चंद्रमा का गुरुत्व बल है वह पृथ्वी के गुरुत्व बल से 2.17% अधिक है।
ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किसका किसका लगता है, तो चंद्रमा का। ठीक है, अब पृथ्वी से कितने गुना अधिक, कितने प्रतिशत अधिक, तो 2.17 2.17% अधिक गुरुत्व बल काम करता है चंद्रमा का पृथ्वी से। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये थे पाइथागोरस, देख लीजिए आप इनको पिक्चर में। ठीक है, जिन्होंने त्रिभुज के तीनों कोनों का विश्लेषण किया था। ठीक है, और जो खगोलीय पिंड है उनका अध्ययन इन्होंने गणितीय विधि से किया। किस विधि से, गणितीय विधि से। जो भी खगोलीय पिंड रहे उनका जो इन्होंने अध्ययन किया, उस अध्ययन में इन्होंने गणितीय विधि को शामिल किया। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो ये था पाइथागोरस का, इसमें कुछ और अधिक हम लोगों को नहीं पढ़ना है। चलते हैं अगले यूनानी भूगोलवेत्ता की तरफ, जिनका नाम है हिकेटियस। ठीक है, अब हिकेटियस का जो टाइम पीरियड था, समय काल था, वो 550 बीसी से 476 बीसी के बीच रहा। ठीक, ये मिलेटस के निवासी थे, यूनान के निवासी थे हिकेटियस। ठीक है, इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग कुछ मिल सकता है, कहीं इराटोस्थनीज को माना जाता है तो कहीं कुछ, लेकिन भूगोल का पिता हिकेटियस को माना जाता है। ठीक है, अब इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम जस पीरियोडस है। ठीक है, जस पीरियोडस। अब ये ग्रंथ में इन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया है, तो ये जो जस पीरियोडियस ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने विश्व के प्रदेशों का वर्णन किया है। ठीक है, जस पीरियोडस में इन्होंने विश्व के प्रदेशों का वर्णन किया है, जिसके कारण इन्हें प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, भूगोल का पिता हिकेटियस, प्रादेशिक भूगोल का पिता फिर भी हिकेटियस। ठीक है, तो ये फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। ये थे हिकेटियस, देख लीजिए पिक्चर। ठीक है, अब जो जस पीरियोडस ग्रंथ था इनका, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, और जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो वो डिस्कशन ऑफ अर्थ नामक पुस्तक में किया गया। जो जस पीरियोडस बुक था ये तो यूनान में था। ठीक है, यूनानी में। अब जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो अंग्रेजी अनुवाद डिस्कशन ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। ठीक है, और यही डिस्कशन ऑफ द अर्थ जो पुस्तक है जिसमें इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया, इसी डिस्कशन ऑफ द अर्थ को पेरीप्लस की संज्ञा दी गई। अब क्या होता है पेरीप्लस, तो पेरीप्लस का मतलब होता है तटीय सर्वेक्षण, मीन्स सरफेस स्टडी, डीप स्टडी नहीं, सरफेस स्टडी। जब कोई दुनिया के प्रदेशों का अध्ययन करेगा तो थोड़ा बहुत तो मुश्किल होगा ही। ठीक है, तो ये डीप स्टडी नहीं बल्कि सरफेस स्टडी, तटीय सर्वेक्षण किए थे। ठीक है, और जो पेरीप्लस है वो डिस्कशन ऑफ द अर्थ को ही कहा गया है, और जो डिस्कशन ऑफ द अर्थ है ये जस पीरियोडस का अंग्रेजी अनुवाद है, इंग्लिश वर्जन है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आते हैं, ये जो जस पीरियोडस ग्रंथ था इसके 2 खंड थे। ठीक है, इसके कितने खंड, 2 खंड हैं। तो पहला खंड में यूरोप का वर्णन है और दूसरा खंड में एशिया प्लस लीबिया। ठीक है, एशिया प्लस लीबिया। पहला खंड में यूरोप, पहला खंड में यूरोप और दूसरा खंड में एशिया प्लस लीबिया। ध्यान रखिएगा। अब इनकी एक और पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है जेनेथोलॉजी। ठीक है, इनकी एक और पुस्तक है जिनका नाम है जेनेथोलॉजी, जिसमें क्या है इस पुस्तक में, जेनेथोलॉजी में, तो ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है इस पुस्तक में। ठीक है, और इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, तो जेनेथोलॉजी जो पुस्तक है हिकेटियस की,
इसी पुस्तक में हिकेटियस ने पृथ्वी को तस्तरी के समान बताया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो जेनेथोलॉजी पुस्तक है इसी पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी को तस्तरी के समान बताया है। और जो जेनेथोलॉजी है इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इनकी कुछ जो ये जेनेथोलॉजी पुस्तक है ना, इस पुस्तक में इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे अस्कोसिया। अब अस्कोसिया जो यूरोपियन रूस है, रसिया, यानी यूराल का वेस्टर्न भाग, पश्चिमी भाग, उसके लिए इन्होंने स्कोसिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक, और हरकेसियंस कैस्पियन सागर के लिए यूज़ किया है। तनास डॉन रिवर, डॉन नदी के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से देखिए, स्कोसिया जो कि यूरोपीय रूस यानी यूराल का पश्चिमी भाग, हरकेंसियस कैस्पियन सागर के लिए, और तनास डॉन नदी के लिए इन्होंने शब्द उपयोग किया है। और इन्होंने इसी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक, तो जेनेथोलॉजी में ही डेन्यूब नदी को ईस्टर नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी को ईस्टर नाम दिया है। ठीक है, तो ये था हिकेटियस के बारे में। चलते हैं आगे हम हेरोडोटस के बारे में। ये हेरोडोटस देख लीजिए पिक्चर। ठीक है, और इनका जो समय अवधि था, टाइम पीरियड था, वो 484 बीसी से लेकर 525 बीसी के बीच इनका समय काल था, टाइम पीरियड था। ठीक है, अब हम लोग हेरोडोटस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब हेरोडोटस को इतिहास का जनक और ऐतिहासिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ये तो बहुत ही फेमस है, इतिहास का जनक हेरोडोटस। तो इसी से संबंधित है ऐतिहासिक भूगोल का जनक भी, तो हेरोडोटस। ठीक है, इन्होंने मिस्र की सभ्यता का वर्णन किया है। हेरोडोटस ने मिस्र की सभ्यता का वर्णन किया है और कहा है क्या, कि मिस्र नील नदी की देन है, या मिस्र नील नदी का वरदान है, या मिस्र नील नदी का उपहार है। तीनों कथन पूछे जाते हैं प्रश्न में। कभी पूछ लेगा कि मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा। कभी ये पूछ लेगा कि मिस्र नील नदी का वरदान है, किसने कहा। तो कभी घुमा के पूछ लेगा कि नील मिस्र नदी का उपहार है, किसने कहा। तो तीनों कथनों में हेरोडोटस का नाम आएगा, चाहे तो नील नदी मिस्र की देन, चाहे नील नदी मिस्र का वरदान, चाहे नील नदी मिस्र का उपहार। तीनों को हेरोडोटस ने ही कहा। लोगों ने अलग अलग तरीके से इसे कोट किया है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो नील नदी के बाढ़ का मैदान, जो नील नदी से बाढ़ का मैदान बनता है, और नील नदी के डेल्टाई भाग, जहाँ डेल्टा बनता है, से प्राप्त उपजाऊ मृदा के बारे में इन्होंने क्या कहा, कि नदी द्वारा लाई गई मृदा क्षेत्रीय नहीं है। जो नील नदी से बाढ़ के मैदान का जो निर्माण होता है, और जो नील नदी का डेल्टा है उसका निर्माण होता है, तो वहाँ जो उपजाऊ फर्टाइल लैंड है उसका निर्माण इन्होंने बताया कि जो डेल्टा का निर्माण हुआ है वो क्षेत्रीय मृदा से नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है, कोई भी नदी अपने यहाँ जब वो डेल्टा बनाती है तो कहीं ना कहीं से वो तो मृदा को काट कर, छाट कर, इरोड करके, ट्रांसपोर्ट करके ला रही होगी। तो वो जो मृदा है वो क्षेत्रीय कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा कि जो भी मृदा है जो नदी द्वारा लाई गई है वो क्षेत्रीय नहीं है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेते हैं हम लोग नील नदी के बारे में। ठीक है, अब जो नील नदी है ना, ये अफ्रीका में है।
अब देखिए, जब नील नदी बनती है ना, तो उससे पहले वो दो अलग अलग नदियों से आकर एक जगह मिलती है। जैसे गंगा है, तो गंगा कैसे, क्या शुरू से ही गंगा है क्या? नहीं ना। वो जब यमुना से मिल के आगे जब बढ़ती है तब उसका नाम गंगा पड़ता है। उसी तरह नील नदी जब लेक विक्टोरिया से वाइट नील नदी निकलती है और लेक ताना से जब ब्लू नाइल निकलती है, तो जहाँ खार्तूम सूडान में मिलती है, ठीक है, खार्तूम जहाँ सूडान में मिलती है, इसके बाद से ये संयुक्त रूप से नील नदी कहलाती है। ठीक है, तो इन्होंने वही कहा है कि नील नदी ब्लू नाइल और वाइट नाइल जो खार्तूम में दो नदियों से मिलकर बनती है। इन्होंने यही कहा था कि जो नाइल रिवर है, अभी जैसे हम लोगों ने मैप में देखा कि ये लेक विक्टोरिया से, ठीक है, और लेक ताना से, लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल और लेक ताना से ब्लू नाइल जब खार्तूम में मिलती है, उसके बाद जब नदी बहती है तो इससे हम लोग नाइल रिवर कहते हैं। ठीक है, ये हेरोडोटस ने बताया। अब पहला व्यक्ति थे इन्होंने जो डेल्टा शब्द का प्रयोग किया, डेल्टा शब्द, ठीक है। और नील नदी के डेल्टा के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जो नील नदी की डेल्टा है वो त्रिभुजाकार है या चापाकार है। और बिल्कुल सही भी बताया, मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि इधर से वाइट नाइल, इधर से ब्लू नाइल, और फिर ये, ठीक है, जब आगे कहाँ गया कर्सर, लेक विक्टोरिया से जब वाइट नाइल और लेक ताना से जब ब्लू नाइल निकलती है, तो ये प्रवाहित होते हुए देखिए आप यहाँ जो डेल्टा बना रही है त्रिभुजाकार बना रही है। ठीक है, तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा था। ठीक, अब पहला व्यक्ति थे हेरोडोटस, जिन्होंने मानचित्र पर 0 डिग्री देशांतर दिखाने का प्रयास किया था। ठीक है, पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मानचित्र पर 0 डिग्री देशांतर दिखाने का प्रयास किया था। और जो कैस्पियन सागर है उसको आंतरिक सागर मानने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए मैप में अब हम लोग ये जो कैस्पियन सागर है इसको इन्होंने आंतरिक सागर माना था। ठीक है, तो देखते हैं आगे हम लोग। अब हेरोडोटस का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट आता है हर बार एग्जाम में, कथन। और कथन क्या है? तो इनका एक कथन है, बहुत ही फेमस है, कि इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में तथा भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। ठीक, क्या कहा एक बार फिर से? इतिहास को भौगोलिक संदर्भ में तथा भूगोल को ऐतिहासिक संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। और ऐसे प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, अब पहला व्यक्ति जिन्होंने अनेक्सिमेंडर द्वारा बताए गए विश्व के मानचित्र को बिना संशोधन, क्या बिना कोई संशोधन स्वीकार किया, जिसमें उन्होंने क्या बताया था? यूरोप, एशिया और लीबिया को। एनेक्सिमेंडर ने विश्व के मानचित्र को 3 भागों में बांटा था विश्व को। पहला था एशिया, फिर था यूरोप और फिर लीबिया था। तो उसी मानचित्र को हेरोडोटस ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया था। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा रहा होगा। तो यही था वो मैप जिसमें उन्होंने एशिया, यूरोप और लीबिया को बांटा 3 भागों में। ठीक है, आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो का PDF आपको मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का ये लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप अपने टेलीग्राम में भी इसे सर्च करेंगे
तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर PDF वहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।